हे गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे मेरे प्यारे बच्चे? और कैसा रहा टेस्ट आप लोगों का? कल टेस्ट हुआ है आप लोगों का, कैसा रहा है वो कोई मुझे बता दो। और सबसे पहले तो मुझे बताओ कि क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? पूजा पाल, याशिका, शिवांश, रानी सिंह, ओके, क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? हाँ 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 हाँ, फटाफट एक बार बता दो क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है तो बहुत अच्छी बात है। ओके ओके ओके, हेलो 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 हेलो, ओके, यस। तो आज जो टॉपिक हमने उठाया है आपके सिलेबस के हिसाब से, सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जतिन रोहिल्ला, करमवीर भारद्वाज, रानी सिंह, सुधाकर नागपुरे, याशिका शर्मा, ओके, तो सभी बच्चे हैं यहाँ पर। तो आज का टॉपिक क्या हमारा? बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है ना, काफ़ी इजी गोइंग टॉपिक है, आराम से फटाफट हो जाएगा। आज हम इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, ठीक है, और कल हम इसके क्या करने वाले हैं, कल हम इसके फिर टेस्ट वाले क्वेश्चंस करने वाले होंगे, ठीक है। साउंड इज ओके, दैट्स गुड, ठीक है। तो ये शुरू करें फिर हम पढ़ना इसको, हाँ या ना? सर सभी चैप्टर करवाओगे? हाँ बेटे सभी चैप्टर करवाएंगे, 1 बाय 1 कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले कि अगर हम बात करें तो हम क्या क्या कर चुके हैं अभी तक, हम ऑलरेडी टोटल 5 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। मैं आपको करवा चुका हूँ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, 5 इनफैक्ट हम 6 चैप्टर कर चुके हैं। मैं आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन करवा चुका हूँ, मैं आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन करवा चुका हूँ, मैं आपको डाइजेशन करवा चुका हूँ, मैं आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ करवा चुका हूँ, साथ ही साथ आप लोगों का बायोमोलिक्यूल्स हो चुका है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हो चुका है। तो ये वाला टॉपिक क्या है हमारा आज का? आज का हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज पे, ठीक है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पार्ट पर है, ठीक है। फटाफट स्पीड में करेंगे इसको और देखते हैं कितना हम इससे बेनिफिट ले पाते हैं, ठीक है जी, चलें। ठीक है, वैसे तो मैंने लिखा है कि सेक्शन सेशन हमारे पास ये 1 आवर का रहेगा, बट फ्रेंकली स्पीकिंग ये 1 आवर का नहीं होगा, 1 आवर से पहले हम क्या कर देंगे, इसको रिवाइज कर देंगे, ठीक है जी। स्टार्ट करें? ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी बच्चे जो अभी अभी आए हैं वो क्या करेंगे, वीडियो सबसे पहले लाइक कर देंगे, ठीक है ना, लाइक द वीडियो, फटाफट वीडियो को क्या करें आप, लाइक कर दें। और लाइक करने के बाद, ठीक है ना, वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ क्या करें, वीडियो को शेयर करें, जिस वजह से मतलब जिससे क्या हो सके, जिससे मैक्सिमम बच्चों को ये बेनिफिट मिल सके और यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं जो उस पर बच्चे आ जाएं, ठीक है जी, चलें, ओके। तो बढ़ते हैं हम आगे, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में, सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? सबसे पहले आता है हमारे पास पाथवे। क्या आता है सबसे पहले हमारे पास? जो हमारा पाथवे है कि बेसिकली ये, ठीक है, ये जो पाथवे हमारे पास आ रहा है रेस्पिरेटरी पाथवे के, जो एयर है वो कैसे एंटर करती है, ठीक है, कर दिए सर, उदित मिश्रा कह रहे हैं कर दिए, ठीक है जी, चलें। तो यहाँ पर हमारे पास जो एयर है सबसे पहले कहाँ से एंटर करती है? वो एंटर करती है हमारे पास किससे? नेजल कैविटी में एंटर करती है बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल लेयर्स। क्या होते हैं यहाँ पर हमारे पास? एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं, उसकी हेल्प से क्या करती है, उसकी हेल्प से अंदर एंटर ये कर रही होती है, ओके। आ जाए हमारे पास अभिनव चौधरी आए, हेलो बेटा, ठीक है। ये एंटर करती है यहाँ से, उसके बाद क्या है, उसके बाद आती है हमारे पास कौन सी? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद ये अंदर एंटर करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास फेरिंग्स है, फिर एपिग्लोटिस है, उसके नीचे वाला पार्ट कौन सा आता है हमारे पास? कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, इसको कहता हूँ क्या मैं? लैरिंग्स, ठीक है ना। लैरिंग्स का ध्यान रखना है, कार्टिलेज का बना होता है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा इसको पढ़ाते हुए, ठीक है ना, जिसका क्या रखना है आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे फिर आ रहा है हमारे पास कौन सा? ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के ऊपर क्या है? ट्रैकिया के ऊपर क्या है यहाँ पर? इसके ऊपर सेमी कार्टिलेजिनस कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। और ये जो रिंग्स हैं क्या है? ये जो रिंग्स हैं, दीज रिंग्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, मतलब दे बेसिकली प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है ना। इन द अगर कभी क्या हो जाता है, कभी मान लो नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा, मान लो कि कभी इसके अंदर से क्या हो गया, कभी इसके अंदर से मान लो प्रेशर कभी क्या हो गया, गायब हो गया, खत्म हो गया, तो उस केस में क्या हो, उस केस में कोलैप्सिंग ना हो, तो कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए सेमी कार्टिलेजिनस रिंग क्या होते हैं? ट्रैकिया पे प्रेजेंट हुआ करते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ट्रैकिया आगे आके मतलब आगे आके प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्रोंकस। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटे? ये प्रेजेंट होता है ब्रोंकस की फॉर्म में प्रेजेंट हुआ करता है। और ब्रोंकस के बाद ये क्या करता है? डिवाइड कर जाता है हमारे पास ये किसमें? ब्रोंक्यूल्स में। किसमें डिवाइड कर जाता है हमारे पास? ये बेसिकली ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड कर जाता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये डिवीजन दिखा रखी है, ठीक है ना। ये क्या हमारे पास? ये ब्रोंकस है, और ये ब्रोंकस जब लंग्स के अंदर जाएगा तो विल डिवाइड इनटू द ब्रोंक्यूल्स। तो सबसे पहले जो हमारे पास आएगा वो आएगा, ये हमारे नीट के लिए सफिशिएंट है बिल्कुल, ठीक है जी। रीना कह रही सर पेपर डिस्कस करवा दो, बेटे पेपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम टॉपिक खत्म कर लें, क्योंकि नेक्स्ट संडे जो आपके पास टेस्ट आने वाला है, नेक्स्ट संडे जो टेस्ट होगा आपके पास, ठीक है ना, कंप्लीट 90 क्वेश्चन का जो टेस्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, उसमें आपके पास ये 3 चैप्टर आ रहे होंगे जूलॉजी के, ठीक है ना। कौन कौन से? एक आपका आ रहा होगा ब्रीदिंग, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ब्रीदिंग के बाद आपका जो नेक्स्ट आ रहा होगा वो होगा आपके पास कौन सा? वो है आपके पास एक्सक्रीशन, जो मैं आपको परसों करवाऊंगा। और फिर आपके पास कौन सा? लोकोमोशन, जो मैं आपको कराऊंगा फ्राइडे को, ठीक है ना। तो हम ऐसे MWF क्लास में पढ़ रहे हैं, मंडे,
वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। तो सर फिर टीटीएस में क्या होगा बेटे, टीटीएस में होगा क्वेश्चन डिस्कशन। क्या होगा टीटीएस में, टीटीएस में ऐसा नहीं हम पढ़ाई नहीं करेंगे, टीटीएस में भी हम पढ़ाई करेंगे, बट उसमें हम क्या कर रहे होंगे, बेसिकली हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि आज हम बॉडी फ्लूइड्स, हम ये सॉरी ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज पढ़ दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे होंगे, कल कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी। चलें, ओके। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि लोब्स हैं, क्या है, लोब्स है। तो हमारे पास जो ये वाला लंग है, राइट लंग जो है हमारे पास, ये डिवाइड है हमारे पास कितने, 3 लोब्स में। ये हमारे पास कौन सा, इंफीरियर लोब, ये हमारे पास कौन सा, सुपीरियर लोब, और ये हमारे पास कौन सा, इंटरमीडिएट लोब या मिडल लोब, ठीक है। जबकि वो राइट लंग है, क्या है जो हमारे पास राइट लंग है, वो क्या है, वो हमारे पास 2 ही पार्ट में डिवाइडेड है, 2 ही लोब्स हैं उसके, एक सुपीरियर लोब है और एक इंफीरियर लोब है। ये वाला बात ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं और ब्रोंकस की बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है जी। चलें, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, तो हमारे पास क्या है, ये सेमी कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, जैसे कि आपको नजर आ रही होंगी यहाँ पर ये बनी हुई। इनफैक्ट सेमी कार्टिलेजिनस ट्रैकिया पे तो प्रेजेंट है ही है, साथ साथ ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स पे, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स पे और टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स पे प्रेजेंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये वाली बात हमारे पास एनसीईआरटी में खास तौर पर बता रखी है। कहाँ बता रखी है वाली बात, हमारे पास एनसीईआरटी में बता रखी है, ठीक है जी, पक्का, ओके। फिर हमारे पास आते हैं किस पे, लॉब्यूलर ब्रोंक्यूल पे, ठीक है ना। ये क्या होता है, टर्शियरी ब्रोंक्यूल आगे के क्या करता है, फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पर डिवाइड करेगा सबसे पहले इसमें लॉब्यूलर ब्रोंक्यूल में, फिर लॉब्यूलर ब्रोंक्यूल डिवाइड करेंगे इसमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल डिवाइड करेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर आगे आके क्या करेंगे, एल्वियोलर डक्ट बनाएंगे। ये जो आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये एल्वियोलर डक्ट इस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये एल्वियोलर डक्ट आगे क्या करती है, स्वेल कर जाती है इस फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में आ जाती है हमारे पास ये, ठीक है ना। एंड इट विल फॉर्म दी एल्वियोलर सैक, क्या बना लेती है हमारे पास, ये बना लेती है मेरे प्यारे बच्चों, एल्वियोलर सैक, ठीक है ना। यही एल्वियोलर सैक है, इसी के थ्रू क्या हुआ करता है, इसी के थ्रू गैशियस एक्सचेंज हुआ करता है, सही है। बढ़ जाए आगे, ये जो हमारे पास है कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, हाँ तो बेटे होंगे, बिल्कुल क्लियर होंगे, क्यों नहीं क्लियर होंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास जो एल्वियोलाई है, ये जो हमारे पास बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये जो बेसिकली सैकलाइक स्ट्रक्चर्स है, इसके ऊपर ही क्या होती है यहाँ पर हमारे पास, ये आ रही होती है हमारे पास क्या, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स की कैपिलरीज, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास है क्या, कैपिलरीज है हमारे पास, ठीक है ना, वीनस कैपिलरीज है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये आर्टिकुलर कैपिलरीज हैं, ये दोनों कैपिलरीज हैं, ठीक है ना। बट फर्क समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। ये दे आर रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड वेयर एज दीज आर रिच इन द ऑक्सीजन, ठीक है ना। मतलब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पर, गैशियस एक्सचेंज हुआ है, जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको छोड़ देते हैं, तो सिंपल सी बातें पढ़ा चुका हूँ मैं आपको आगे, ठीक है। गैशियस एक्सचेंज का यहाँ पे डायग्राम नहीं दे रखा, चलो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। मैंने सारे डायग्राम बना रखे हैं, सिर्फ मैं डायग्राम से आपको ये चीज़ समझा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है कि हमारे पास जैसे कि ये एल्वियोलाई है, क्या है ये एल्वियोलाई है, तो बेटे इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर ना यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। या आप बोल सकते हैं इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये जो लेयर चढ़ा रखी है, दिस लेयर इज ऑफ लेसिथिन, किसकी लेयर है हमारे पास, ये लेसिथिन की लेयर है। और इसकी वजह से ही क्या हो पाता है, एक्सचेंज हो पाता है, क्या हो पाता है, इसकी वजह से एक्सचेंज हो पाता है। जैसे कि ये ब्लड वेसल यहाँ से जा रही है, ठीक है, मान लो उसमें आरबीसी जा रहा है, तो जो एक्सचेंज होगा ना गैसेस का, वो उसके थ्रू ही होगा, लेसिथिन की लेयर के थ्रू ही वो एक्सचेंज यहाँ पर होगा, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो वही डायग्राम्स दे रखे हैं जो आपको मैंने अभी भी समझा दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास दे रखा है कि यहाँ पे हमारे पास एल्वियोलाई, अपर लोब, लेफ्ट लोब, मिडल लोब, लोअर लोब, ठीक है। आगे आते हैं हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि हमारे पास क्रॉस सेक्शन के बारे में बता रखा है, स्टर्नम मूव्स अप, स्टर्नम मूव्स आउट, एक्सटर्नल इंटरकोशनल मसल्स, ये सब चीज़ें बता रखी हैं। तो उसका क्या है, ये बेसिकली हमें समझा रखा है क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के लिए, क्या इसके लिए समझा रखा है हमारे पास, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वाले पार्ट के लिए ये वाली चीज़ समझा रखी है। तो आप समझ लेना कि मैकेनिज्म ब्रीदिंग में 2 चीज़ें हमारे पास खास तौर पे हेल्प कर रही होती हैं, और वो कौन कौन सी 2 चीज़ें हमारे पास, सुन लो सुन लो सुन लो मेरी बात। एक बच्चे कह रहे हैं सर कोविड-19 हमारे पास लंग्स को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है, बेसिकली वो लंग्स को आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि लंग्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, उसमें क्या हो जाता है, उसमें म्यूकस की फॉर्मेशन, म्यूकस क्या होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। और म्यूकस इतना बढ़ जाता है, इस वजह से क्या होती है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, सांस नहीं आती और इस वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है जी। चलें, ठीक है, सभी बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देंगे, ठीक है। चलें आगे, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, तो इसमें हमारे पास 2 चीज़ें यहाँ पे काम कर रही होंगी। एक काम कर रही होंगी हमारे पास क्या, स्टर्नम, मतलब स्टर्नम की बात करेंगे, स्टर्नम एंड रिब केज, ठीक है जी, ठीक है। और साथ ही साथ बात करेंगे किसके यहाँ पर, इंटर, आप स्टर्नम और रिब केज को हटा दो, हम मतलब सीधे टेक्निकली चीज़ पे समझ लेते हैं, ठीक है ना।
इसको भी हटाते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली बात करते हैं। सुने, यहाँ पे जो बात हो रही होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, वो बात हो रही है किसके लिए? सबसे पहले जो बात हो रही है, आप सुन लेना मेरी बात को। आप कैसे समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को कि डायफ्राम सबसे पहले जो काम कर रहा है यहाँ पे, कौन काम कर रहा है हमारे पास? वो काम कर रहा है कौन सा? डायफ्राम। और दूसरी जो चीज़ जो यहाँ पे काम कर रही है वो है हमारे पास कौन सी? वो है हमारे पास कौन सी? इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी है? इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है ना। इसके अलावा भी एक मसल्स होती हैं जो होती है कौन सी हमारे पास? एब्डोमिनल मसल्स। पर इसके बारे में ना एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ बता नहीं रखा, ठीक है ना, एब्डोमिनल मसल्स। तो हम यहाँ पे डायफ्राम और उसकी बात ही कर लेंगे। आप सुन लेना कि जब डायफ्राम क्या करेगा? जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा? जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी इसकी। और जो हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। कौन सी है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, ठीक है ना। जब क्या करेंगी? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन से क्या जी? इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन से, नोट जरूर बनाते रहना, क्या होगा? दिस विल लीड्स टू इंस्पायरेशन, ठीक है ना। सांस अंदर जाएगी, इंस्पिरेशन होगी, सांस अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है जी। ओके, बिल्कुल इसका उल्टा जब होगा, जब हमारे पास क्या करेगा? जब हमारे पास डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगी? जब ये रिलैक्स करेंगी, क्या करेंगी? व्हेन दे रिलैक्स, क्या करेंगी? जब ये चीज़ रिलैक्स किया करती है, फटाफट सुन लो मेरी बात को, तो क्या हुआ करती है? तो हमारे पास हुआ करता है बेसिकली क्या? सांस वापस बाहर को आती है, मतलब कि एक्सपायरेशन वाला कंसेप्ट यहाँ पे हमारे पास चला करता है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास क्या होगी? ये चीज़ हमारे पास डन हो जाती है। चलें, अब बढ़ते हैं किस पे? आगे वाले पार्ट पे। अगला वाला पार्ट जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, वो क्या है हमारे पास? उसको समझ लेते हैं फटाफट, ठीक है, देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो रोल है वो किसका है? वो इंटरकोस्टल, इनर इंटरकोस्टल मसल्स का भी बड़ा रोल है। कौन सी? इनर इंटरकोस्टल मसल। इनर इंटरकोस्टल मसल, सुन लेना मेरी बात को, इनर इंटरकोस्टल मसल जब क्या करती हैं? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्या करती हैं? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है? इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी क्या होता है? एक्सपायरेशन होता है, ठीक है ना। तो सांस बाहर निकाली जाती है, एक इंसान एक्सपायर करता है, सांस को बाहर निकालता है, ठीक है। जैसे कि ये डायग्राम अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, यहाँ पर दे रखा है, क्या कहते हैं कि जब क्या होगा? जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नजर आ रहा है आपको? लिखा हुआ बहुत छोटा है थोड़ा सा, ठीक है, देखो, ठीक है जी। कहता है कि जब डायफ्राम क्या करेगा? जब जी डायफ्राम यहाँ पे हमारे पास, चलो यहाँ पे नहीं आ रहा, पर यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब डायफ्राम क्या करेगा? जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? तो बेसिकली ये जो हमारे पास जो स्टर्नम और रिब केज क्या करेंगी? ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगी, ठीक है। और जो थॉरैक्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा, इस वजह से जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो क्या कर जाएगा? वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। चलें वापस आते हैं। ओके, ठीक है, बढ़ जाएं। ओके, अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है वो क्या आता है जी? वो आ रहा है हमारे पास कौन सा? हाँ, वॉल्यूम्स। क्या आ रहा है हमारे पास? वो आ रहा है कौन सा? वॉल्यूम्स आ रहा है। टोटल लंग कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ये सब चीज़ें हमारे पास ये आ रही हैं। तो इसको हम फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होती हैं सब चीज़ें। देखें, आप एक बारी में कितनी सांस छोड़ोगे और एक बारी में कितनी सांस लोगे, वो कहलाती है हमारे पास क्या? टाइडल वॉल्यूम। क्या कहलाती है हमारे पास? वो टाइडल वॉल्यूम। और ये लगभग होती है हमारे पास कितनी? 500 ml के आसपास। कितनी होती है हमारे पास? ये 500 ml के आसपास ये हुआ करती है। तो किसी एक इंसान ने सांस ली, फिर छोड़ दी, फिर ली, फिर से छोड़ दी, तो इस तरह से क्या करता है? इस तरह से ये ग्राफ काम करता है, ठीक है। पर हमेशा ऐसा होता है कि आप नॉर्मल सांस ली, आपने छोड़ दी, आपने सांस ली और आपने और एडिशनल सांस ली, देख पा रहे हो? ये वाला जो सांस लिया आपने, ये वाला जो अमाउंट आपने लिया, तो ये वाला सांस आप नॉर्मली ले नहीं लेते, पर आप इस बारी क्या कर पाए? आप इस बारी ले पाए। तो दिस इज नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV। क्या कहलाती है हमारे पास? ये कहलाती है हमारे पास क्या? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV, ठीक है। फिर क्या करा? फिर आपने सांस छोड़ी नॉर्मल, ये छोड़ दी, ठीक है जी, पक्का, ठीक है। अब देखो आप क्या कर सकते हो, आप जैसे यहाँ पे मैं अब आपको सारे ग्राफ पे समझाता हूँ। वाली बात देखो, आपने सांस ली, फिर छोड़ दी, फिर ली, फिर छोड़ी, और फिर थोड़ी सी एडिशनल छोड़ दी। आप देख पा रहे हो, आप कुछ एडिशनल अमाउंट में क्या कर रहे हो? आप सांस को छोड़ रहे हो। सो दिस इज नोन एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है क्या है? जो हमारे पास ये जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये हमारे पास कितनी हुआ करती है? दिस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज अराउंड, सुन लेना मेरी बात को, ठीक है ना, ये कितनी होती है हमारे पास? ये कहीं बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। ये 1100 से 1200 के आसपास ये हुआ करती है, ठीक है। ओके, बढ़ जाएं। ओके, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास खास तौर पे ज़्यादा हुआ करती है। ये हमारे पास करीब 2500 से 3000 के आसपास ये हुआ करती है जी, ठीक है। चलें, ओके।
तो यहाँ पे हमारे पास दिखा रखा है कि कौन से हमारे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, कौन से हमारे पास एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। रजनीश कह रहे हैं सर हमें बात समझ आ रही है, ठीक है, बढ़ जाएं, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो अमाउंट है जिसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है कि मान लो आपने करा, आपने सांस लगा, मतलब ताकत लगा के सारी सारी सांस छोड़ दी, ये मैक्सिमम आपने क्या कर दिया, यहाँ पे सांस आप ये छोड़ चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप सांस भरना शुरू करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपने सांस छोड़ दी, उसके बाद क्या करा आपने, यहाँ देखते हैं आपने चलो मैं यहीं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। कहता है कि यहाँ पे आपने सांस छोड़ दी, फिर आपने क्या करा, सांस भरनी शुरू करी यहाँ से। तो आपने सबसे पहले क्या लिया, सबसे पहले आपने ली ERV, क्या लिया आपने ERV, ERV के बाद लिया आपने क्या, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा हमारे पास, ये हमारे पास क्या टाइडल वॉल्यूम वाला पार्ट। इसके बाद क्या करिए आपने एडिशनल सांस ली, तो ये आ गई हमारे पास कौन सी, IRB। तो ये जो टोटल जो हमारे पास ये जो कलेक्ट हो रही है यहाँ पर, दिस कलेक्शन, ये जो पूरा पूरा पार्ट कलेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट इज नोन एज, क्या कहलाता है हमारे पास, ये हमारे पास कहलाता है क्या, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है जी। बढ़ जाए वैभव कुमार सिंह, ठीक है जी, मुश्किल तो नहीं है, हाँ या ना, ठीक है जी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ डन हो रही है यहाँ पर, हाँ जी सर, ये वाली चीज़ हमें समझ आ जा रही है। अब इसके बाद पढ़ना हमने क्या, प्रेशर डिफरेंस, क्या पढ़ना है हमने यहाँ पर, प्रेशर डिफरेंस को पढ़ना है। तो चलें ये प्रेशर डिफरेंस को हम क्या करते हैं, फटाफट पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो कहता है कि एल्वेलाई की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इस फॉर्म पे, ठीक है। ओके, ठीक है जी, चलें। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेशर कैसे कैसे क्या करता है, ये वेरी करता है, हम ये वाली चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी समझेंगे। शुरू करें, अरे हाँ या ना, ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हम एल्वेलाई किसकी बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एल्वेलाई की। एल्वेलाई के बाद हम बात करेंगे किसकी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ऑक्सीजन, अरे नहीं, सबसे पहले हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर, किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे जी एटमॉस्फेयर, फिर हम बात करेंगे एल्वेलाई की। एल्वेलाई के बाद बात करेंगे हम किसकी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ये फटाफट आपने याद रखने सारे के सारे पॉइंट ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे टिश्यू की, किसकी बात करेंगे जी हम, फिर बात करेंगे इसकी हम टिश्यू की बात कर रहे होंगे, अरे हो जाएगा, इतना कि नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो एटमॉस्फेयर, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में जो पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑक्सीजन का, किसका, इसका जो पार्शियल प्रेशर है जी वो है हमारे पास कितना, इट इज़ 159 mmHg, ठीक है ना। और एल्वेलाई में जो प्रेशर होता है यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 104 mmHg। तो यहाँ पे आपको आराम से समझ आ रहा होगा कि जो मूवमेंट है, क्या है, जो मूवमेंट है किसकी, ऑक्सीजन की, वो कहाँ पर होगी, वो एटमॉस्फेयर से एल्वेलाई में होगी, ठीक है। चलें आते हैं किसमें, हम आते हैं किस पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पे, किस पे आते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पे जो प्रेशर आता है किसका, ऑक्सीजन का, तो वो कितना आता है हमारे पास, वो आता है पार्शियल प्रेशर 94। डीऑक्सीजन ब्लड में कितना आ रहा होता है, यार होता है हमारे पास कितना, 45, ठीक है ना। और टिश्यू पे हमारे पास कितना आ रहा होता है, एनी जी, टिश्यू पे कितना आ रहा होगा हमारे पास, कोई मुझे बता सकता है क्या, टिश्यू पे हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों ये आ रहा होगा लगभग लगभग 40 के आसपास, कितना आ रहा होगा हमारे पास, ये 40 के आसपास ये आ रहा होगा, ठीक, मुश्किल तो नहीं है, पक्का। अच्छा मुझे बताओ कि क्या करेक्शन है यहाँ पे, कैलाश चौधरी, बेटे बताओ क्या करेक्शन क्या है यहाँ पे इस वाले पार्ट में। ओके ओके, पूजा पाल कह रही है 40 है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि डी ऑक्सीजन ब्लड में कितना पार्शियल प्रेशर होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हुआ करता है, हम्म, चलें चलें चलें, ओके, चलो ठीक है जी, बढ़ जाएं आगे हम, भाई मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक, आसान है, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो डीऑक्सीजन ब्लड में जो मैं बता देता हूँ, आप लोग नहीं बता रहे हैं तो, ठीक है ना, डीऑक्सीजन ब्लड में भी बेटे जो पार्शियल प्रेशर है ना वो कितना हुआ करता है, वो 40 ही हुआ करता है, ठीक है। अब तो यही कारण है कि क्या होता है, जो मूवमेंट होती है वो कुछ इस तरह से चल रही होती है कि पहले क्या होता है, एल्वेलाई में आता है, फिर एल्वेलाई से वो डीऑक्सीजन ब्लड में जाता है, फिर डीऑक्सीजन ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है, फिर जब डीऑक्सीजन ब्लड टिश्यू पे पहुंचते हैं तो टिश्यू पे जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो होता है 40। तो इस वजह से क्या होता है, टिश्यू से उठकर वो यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। चलें जी, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं हाँ यार 95 है, 94 नहीं है ये, ठीक है, 95 है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं किसकी, इस वाली मूवमेंट की, किसकी बात करते हैं, इस वाले मूवमेंट की बात करते हैं। इस वाले मूवमेंट में क्या कह रहा है, कहता है कि टिश्यू से
टिश्यू में क्या है, टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्या है वो काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, वो है हमारे पास लगभग लगभग कितना, आप ले सकते हैं कितना 45, ठीक है, ठीक है। और ऑक्सीजन ब्लड में कितना है वो है 40। तो जो मूवमेंट होती है किसकी, टिश्यू से ऑक्सीजन ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा कहाँ पर हमारे पास एल्वेलाई पे, और एल्वेलाई पे कहाँ पर जी, एल्वेलाई पे जो पार्शियल प्रेशर है किसका, ऑक्सीजन का, किसका जी, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है वो काफ़ी कम है, ठीक है ना। कितना है वो हमारे पास, वो है हमारे पास अगेन 40। तो क्या होगा, यहाँ से फिर से मूव कर जाएगा किसमें, एल्वेलाई में, और एल्वेलाई में क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर फिर इंक्रीज करेगा। पर क्योंकि वहाँ पर पार्शियल प्रेशर कंपेरेटिवली ज़्यादा है एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर में तो प्रेशर कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 है, इस वजह से क्या होती है, इस वजह से मूवमेंट हो जाती है, वो हवा बाहर निकल जाया करती है, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर, डीऑक्सीजनेटेड जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। तो ये कंसेप्ट क्या रखना है आपने खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आपने ध्यान रखना है यहाँ पर, चलें बड़े, ओके, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, एक्सचेंज पे, किस पे आते हैं हम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे आते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए क्या करना है आपने, ये कुछ बातें यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। एक है हमारे पास कौन सी, ब्लड कैपिलरी, कौन सी हमारे पास ब्लड कैपिलरी, एक है हमारे पास कौन सा एल्वियोलस, कौन सा हमारे पास एल्वियोलस है, ठीक है जी। चलें अब क्या है, अच्छा ये तो आपको पता ही है कि किसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास ये जो कैपिलरी है ये किसकी बनी हुई है हमारे पास, ये हमारे पास बनी हुई है स्क्वायमस एपिथेलियम की, भाई हाँ या ना, पढ़ा रखी वाली चीज़ तो मैंने आप लोगों को चैप्टर 7 में, ये हमारे पास बनी हुई किसकी, स्क्वायमस एपिथेलियम की बनी हुई है, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, दिस इज द एंडोथेलियम, ठीक है। और इनके बीच में यहाँ पर, इनके बीच में यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है, बता दो मुझे फटाफट, क्या चीज़ प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में, कौन से मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है जी, प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप सुनेंगे मेरी बात को, कहते हैं इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की, आपको मैं पहले ही बता रहा था कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास लेसिथिन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जो उसकी स्ट्रेचेबिलिटी का ध्यान रखता है, ठीक है ना, जिससे क्या हो पाए, अच्छे खासे अमाउंट में क्या हो पाए, स्ट्रेच ये हो पाए, ठीक है, ओके। अब क्या है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है हमारे पास क्या, हीमोग्लोबिन, क्या है हमारे पास, दिस इज द हीमोग्लोबिन, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये क्या है, हमारे पास है हीमोग्लोबिन, ठीक है जी, पक्का। अब एल्वेलाई में क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन कम है, तो क्या होगा, दिस दिस ऑक्सीजन विल मूव इनटू द एल्वेलाई, ये क्या करेगा, यहाँ पे अंदर ही अंदर मूव कर जाएगा, ठीक है जी, हाँ या ना, ठीक है, ओके। तो इस तरह से क्या करेगा, मूव करेगा, और इस तरह से क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकल जाएगी। अब आपने ध्यान रखना है कि कौन सी लेयर कौन सी है, ठीक है ना। तो 3 लेयर्स हमारे पास, स्क्वाइमस एपिथेलियम, एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके। आगे आते हैं हम किस पे, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, किस पे आते हैं, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पर आते हैं, और यहाँ दे रखा है कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, चलेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्सीजन ट्रैवल करती है, ऑक्सीजन हमारे पास वो 3 फॉर्म में खास तौर पे क्या कर रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है। ऑक्सीजन तो 2 ही फॉर्म में ट्रैवल करती है, माफ कीजिएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन ट्रैवल्स इन 2 फॉर्म्स, इन द कंबाइंड फॉर्म मतलब कि हीमोग्लोबिन, और एक हमारे पास क्या है, डिजोल्व फॉर्म में मतलब कि प्लाज्मा में, ठीक है। हीमोग्लोबिन में ट्रैवल करती है लगभग लगभग 97% बाइंड होकर, और रिमेनिंग 3% ट्रैवल करती है वो बाई मीन्स ऑफ प्लाज्मा, किसके थ्रू, वो प्लाज्मा के थ्रू वो ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है। अब आप सुनिए मेरी बात को, जो उसका ग्राफ आ रहा है, क्या आ रहा है जी, जो उसका ग्राफ आ रहा है, जैसे कि ग्राफ बना हुआ अभी नजर आ रहा होगा आपको, आपको मैंने बताया था जो पार्शियल प्रेशर होता है, क्या होता है जी, जो पार्शियल प्रेशर होता है, यहाँ पे इसको किलो पास्कल में दिखा रखा है। मैं चाहता हूँ आप किलो पास्कल में ना समझ के ना क्या करो, आप पास्कल में समझ लो, ठीक है ना। 20, 40, 60, 80 और ये हो गया हमारे पास 100, इसको आप मिटा दो, उसको भूल जाओ आपके कुछ यहाँ पर है, ठीक है, ओके। किलो पास्कल भी नहीं, इसको हम नॉर्मली क्या कर लेते हैं, इसको हम mmHg में मान लेते हैं, किसे मान लेते हैं हम इसको, प्रेशर को mmHg में मान लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारे पास mmHg दे रखा है, एंड दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो 100% सैचुरेशन है, क्या है जी, जो ये जो 100% सैचुरेशन हो रहा है हमारे पास, ये हमारे पास किस पॉइंट पे हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये 100 पे नहीं हो रहा है, 100 से थोड़े से ज़्यादा पे हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 100% सैचुरेशन हो रहा है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज P100, क्या कहलाता है हमारे पास, ये P100 कहलाया जाता है। और जो P100 है हमारे पास, ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या हो, मैक्सिमम, और हम जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बॉडी में किस जगह पे मैक्सिमम होता है, ये होता है हमारे पास एल्वेलाई में। तो आप सुन लेना हमारी बात को, जो P100 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, जो P100 की मेरे प्यारे बच्चों, वो आती है मेरे पास कितनी, वो आती है मेरे पास 104 mmHg पर, ठीक है जी, अरे पक्का, ठीक है,
चलें, ठीक है जी। आगे आते हैं हमारे पास, अगला जो हमारे पास आता है वो आती है क्या वैल्यू हमारे पास P99। क्या आती है हमारे पास P99, मतलब जिस टाइम पे क्या होगा, जिस टाइम पे हमारे पास 99% जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हैं क्या कर जाएंगे, वो सैचुरेट कर जाएंगे। तो वो किस प्रेशर पे हो रहे होंगे जी, वो हमारे पास हो रहे होंगे हमारे पास कितने पे, 100 mmHg पर। ठीक है जी, पक्का, मुश्किल तो नहीं है। 95% P95 कितने पे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे पास कितने, 90 mmHg पर। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो क्या रखनी है यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है, ठीक, ओके। इसके अलावा हमारे पास कुछ और वैल्यूज़ भी आती हैं, जैसे हमारे पास आती है कौन सी, हमारे पास वैसे यार मतलब ये वैल्यूज से ना क्वेश्चन पहले आता था, आप इतनी डिटेल में वैल्यू याद रखो, आप कुछ कुछ वैल्यू याद रख लो, वरना तो फिर आप कंफ्यूज जाओगे, ठीक है ना। मैं आपको कुछ कुछ वैल्यूज याद करवा देता हूँ, जैसे कि आप ध्यान रख लो कितना, P25। तो P25 की सैचुरेशन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो P25 की मेरे प्यारे बच्चों कि 25% क्या है जो सैचुरेट हो गया है, वो कितने पे सैचुरेट हो गया है, वो सैचुरेट हो गया हमारे पास कितने पे, लगभग लगभग, हाँ जी। आप लोग थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट शो करो अपनी यार, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि सभी बच्चे बहुत ज़्यादा ही डेड हैं, ठीक है ना, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कुछ भी कि कैसी चल रही है क्लास। आप मुझे बताएंगे इन वैल्यूज़ के बारे में, ठीक है ना। P25 बताएंगे आप मुझे P50 बताएंगे, और आप मुझे P70 बताएंगे, चल आप मुझे 75 बताएंगे। चलें, बताएं जी क्या क्या वैल्यू होती है P25 की वैल्यू, मुझे बताएं शिवांश, बेटे बताओ P25 की वैल्यू बताओ। बढ़िया सैयद अली, 100 3 mmHg, आर यू सीरियस बेटे, कैसे हो सकता है ये, इज इट नॉट पॉसिबल। चलो 110 क्या होता है, 110 क्या है ये, यस P25 की वैल्यू होती है, जैसे शर्मा बता रही 38। तो बेटे आप इसको ना 40 mmHg मान लो, कितनी मान लो आप इसको, रफली 40 mmHg मान लो, ठीक है जी। और बताओ जी P50 की वैल्यू बताओ, P50 P50 कितने पे हो जाएगा, यस P50 होता है हमारे पास कितने पे, 60 mmHg पे। गुड गुड गुड, बच्चे अब ठीक ठीक बता रहे हैं। और जी P75 बताओ, P75 की वैल्यू बताओ कितने पे होता है P75। हम्म। P75 कितने पे होता है, पूजा बेटे बताओ आप। सैयद अली बेटे बताओ कितने पे होता है, बच्चे चेक कर रहे होंगे, याद किसी को नहीं है, याद किसी को भी नहीं है, पिटाई पड़ेगी तुम लोगों को यार। P75 कोई नहीं बता रहा। ऐसा क्यों कर रहे हो यार आप। हम्म। ओके 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 ओके, गुड गुड गुड। चले, ठीक है। आज बच्चे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है क्लास में हमारी। कुणाल जायसवाल, ठीक है जी। तो बेटे ये जो आप थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ आप मुझे बता रहे थे ना, ये टोटली धीरे धीरे क्या है, थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ क्या है, ये यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा करेक्ट करके लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है जी, देखेंगे कि हमारे पास जो ये है, ठीक है ना। देखिए मैं फटाफट यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ, ये हमारे पास कितनी है, 100 है, ठीक है ना। P25 जो है हमारे पास क्या है, जो हमारे पास P25 है, ठीक है ना, दिस वैल्यू इज़ जो होती है हमारे पास, ये लगभग लगभग 20 पे आ जाती है, ठीक है ना। 20 पे हमारे पास आ जाएगी। यशिका शर्मा 93 क्या लिख रहे हो बेटे आप ये, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास ये है P50, ये हमारे पास आ जाती है लगभग 40 पे, ठीक है ना। P75 हमारे पास आता है कितने पे, लगभग 60 पे, ठीक है ना। और जो हमारे पास आता है कौन सा, P90 जो आता है हमारे पास, ठीक है। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते आधार बांग्ले, ठीक है ना। P90 जो हमारे पास आता है,
सो दैट P90 इज हमारे पास जी जो आ रहा है कितने पे आता है, हमारे पास आता है 90 नहीं यार P75 हमारे पास इतने पे आता है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना, ये आता है हमारे पास इतने पे 90 mmHg पर, ठीक है जी। चलें, ओके आगे आते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रखा है, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दे रखा है। किसका स्ट्रक्चर दे रखा है जी, कुछ यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दे रखा है, ओके ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वैल्यूज़ दे रखी है, मैंने यहाँ पे मैं आप लोगों को बात जो कर रहा था आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ये P50 है, तो P50 की वैल्यू हमारे पास आ रही है लगभग लगभग कितने पे 27 पे, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है 75 है, दीज आर द करेक्ट वैल्यूज़, ठीक है। ये हमारे पास कितने पे 40 पे, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा था, ठीक है। बढ़ जाएँ, ओके। यहाँ पर हमारे पास क्या है P93 है, तो ये आ रही है हमारे पास कितने पे 60 पे, ठीक है। पक्का ये 100 पे कभी भी टच नहीं करता, मतलब हम मानते हैं कि 100 पे कभी टच नहीं करेगा, बट फिर भी जब मैक्सिमम प्रेशर होगा कितना हमारे पास 104 mm, तो हम बोल सकते हैं कि यार कभी ना कभी तो 100 पे क्या कर जाएगा, टच कर जाएगा, ठीक है जी। ये बेसिकली हमें दिखाता है कि जो डिसोसिएशन कैसे होता है। तो दिस इज़ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ठीक है ना। जो इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इसकी आगे वाली, दिस वैल्यूज़, ये हमें बताती है कि क्या हो रही है, ये वाली वाली बताती है कि हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली बाइंडिंग हो रही है। दिस शोज़ द फेवरेबल कंडीशन फॉर द बाइंडिंग, ये बाइंडिंग को शो करती है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। जबकि ये नीचे वाली वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ है जिनकी मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये वैल्यूज़ जो हैं, ठीक है ना, ये मुझे शो करता है कि क्या हो रहा है भैया, ये शो करता है मेरे पास क्या, डिसोसिएशन। क्या शो करता है मेरे पास, ये शो करता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, ओके जी, ठीक है। चलें, हम सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की क्या होती है, हीमोग्लोबिन में बेसिकली 4 चेन्स होती हैं, अल्फ़ा, अल्फ़ा डैश, बीटा, बीटा डैश, ठीक है जी। या आप इसको 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन ही बोल सकते हैं। तो हर एक चेन ये करती है ऑक्सीजन से कंबाइन करती है और बनाती है कि हमारे पास ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है हमारे पास, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही हमारे पास बनाया करती है, ठीक। चलें, कहते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 कंसेप्ट आते हैं, एक आता है हमारे पास क्या लेफ्ट साइड शिफ्ट, एक आता है हमारे पास कौन सा, राइट साइड शिफ्ट, ठीक है जी। तो आप समझेंगे कि राइट साइड शिफ्ट और लेफ्ट साइड शिफ्ट क्या शो करता है हमारे पास, पर इससे पहले आपको 1-2 बातें और पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, फेवरेबल कंडीशंस, जिसकी बात करता हूँ मैं बाइंडिंग के लिए कंडीशंस के, क्या कंडीशंस हैं जो बाइंडिंग को करती है, फेवर करती हैं, तो आप सुन लेना। सो देयर आर 4 कंडीशंस जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को फेवर करती है। पहला जो हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ आ रही है, सबसे पहली जो कंडीशन हमारे पास आ रही है, वो है हमारे पास नंबर 1, दैट इज़ कौन सी है जी, कोई बता सकता है मेरे को। फर्स्ट कंडीशन इज़ लो टेम्परेचर। क्या जी, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात बताती है हमें क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी बात, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होना चाहिए, वो कम से कम होना चाहिए। चौथी बात, जो कंसनट्रेशन H+ आयन की क्या होनी चाहिए, वो कम से कम होनी चाहिए। तो दीज आर द 4 कंडीशंस दैट फेवर द बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, द बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन एट किस पे जी हमारे पास, द बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैं अब आपसे ऐसे बात कर लेता हूँ, मान लो कि ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का दिखा रहा है, ठीक है ना। इन केस आपने क्या कर दिया, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, क्या कर दिया, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो बेटे क्या होगा, तो जो डिसोसिएशन वाला काम है ना वो तेज हो जाएगा, डिसोसिएशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, मान लो कि 70% ऑक्सीजन को बाइंड करवाने के लिए, मान लो कि पहले 70% ऑक्सीजन 40 mm पे क्या हो जाती थी, बाइंड कर जाती थी, पर अभी 40 पे नहीं करेगी, अभी मान लो थोड़े से ज़्यादा पे कर रही होगी, जैसे कि हमारे पास अभी बाइंड कर रहा होगा कितने पे 50 पे, ठीक है। तो दिस इज नोन एज राइट साइड शिफ्ट। क्या कहलाता है हमारे पास, दिस इज नोन एज राइट साइड शिफ्ट। एंड अगर ये राइट साइड शिफ्ट किस वजह से हो रहा है, इफ ये राइट साइड शिफ्ट इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, अगर ये राइट साइड शिफ्ट इस वजह से हो रहा है कि भैया जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, किसी कंसंट्रेशन जो है हमारे पास, अगर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो सकता है, ये शिफ्ट हो सकता है, इन दैट कंडीशन दिस शिफ्ट इज नोन एज बोर्स इफेक्ट। क्या लाएगा हमारे पास, एक लाएगा बोर्स इफेक्ट, ठीक है ना। द सेम इज ट्रू फॉर द लेफ्ट साइड शिफ्ट। लेफ्ट साइड शिफ्ट के लिए क्या है, वाली बात बिल्कुल सरासर सही है, ठीक है ना। इसको भी हम क्या करते हैं, फटाफट यहाँ पे हम समझ लेते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। हम आते हैं इस पे, ओके। रुमान मफाद कह रहे हैं हम लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं बेटे, आ जाओ, ठीक है। डिक्रीज टेम्परेचर, अगर आप क्या करोगे, अगर टेम्परेचर को आप डिक्रीज कर देते हो
या H प्लस यानी कंसंट्रेशन कम कर देते हो, CO2 क्या कर देते हो आप डिक्रीज कर देते हो, तो क्या होगा, तो जहाँ पर मान लो कि पहले फॉर एग्जांपल 50% को बाइंड करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए थी, 30 mmHg वाली प्रेशर वाली ऑक्सीजन चाहिए थी। अब वहीं जो 50% की जो बाइंडिंग है वो कितने पे हो जाएगी जी, वो आप मान लो 20 पे हो जाएगी। कितने पे हो जाएगी वो 20 पे हो जाएगी। तो दिस इज नोन एज लेफ्ट साइड शिफ्ट। ये कहलाता है हमारे पास, ये कहलाता है हमारे पास कौन सा, लेफ्ट साइड शिफ्ट। और ये जो लेफ्ट साइड शिफ्ट है क्या है हमारे पास, ये जो लेफ्ट साइड शिफ्ट है ड्यू टू डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ सीओ की कंसंट्रेशन को क्या हो जाना, कम हो जाना, या ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होना, एकदम से बढ़ जाना। दिस इज नोन एज हाल्डन इफेक्ट। क्या कहलाता है हमारे पास, ये कहलाता है हाल्डन इफेक्ट। ठीक है ना, आप ध्यान रखना कि जो इंटेंसिटी है किसकी, हाल्डन इफेक्ट की क्या होती है, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बोर इफेक्ट। ठीक है ना, ठीक है जी, ओके। बढ़ जाए आगे, नातिक अरोड़ा, हाँ या ना, चलें। तो ये थोड़ी सी बातें थी हमारे पास, हमने इसके बारे में ध्यान रखना था। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमारे पास बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे ट्रेवल करती है। तो आप सुन लें मेरी बात को, कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। क्या बनाती है हमारे पास, ये कार्बोनिक एसिड बनाती है। और कार्बोनिक एसिड जब टूटता है तो क्या बनाता है हमारे पास, ये बनाता है बाइकार्बोनेट आयन। और इस रिएक्शन को कैटलाइज करवाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो चाहिए होता है हमारे पास कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या चाहिए होता है हमारे पास, एंजाइम चाहिए होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और इस चीज़ को, जो चीज़ कैटलाइज करवाती है, जो चीज़ कैटलाइज करवाती है वो है हमारे पास कौन सा, जिंक। क्या है हमारे पास, वो जिंक है। ठीक है जी, हाँ या ना, ठीक है जी, बढ़ जाएगा आगे, ओके। एक बच्चे कह रहे हैं सर क्लोराइड शिफ्ट भी बता दो, तो बेटे क्लोराइड शिफ्ट आगे आ रहा है हमारे पास, मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। ठीक है, फटाफट आप रिवाइज कर लें सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है जैसे कि आपको मैंने बताई थी वाली चीज़। ठीक है, नीचे आते हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हाल्डन इफेक्ट दिखा रखा है, इसमें दिखा रखा है कि लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। कैसे शिफ्ट हो रहा है हमारे पास, ये राइट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना, नीचे हमारे पास ये ऑक्सीजन टेंशन के बारे में बता रखा है, तो मैं आपको ऑलरेडी वाली बात समझा चुका हूँ। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं हमारे पास किस पे, क्लोराइड शिफ्ट पे। किस पे आते हैं हम, क्लोराइड शिफ्ट पे आते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं क्या होती है क्लोराइड शिफ्ट। कहता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है जी, जो हमारे पास सुन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, प्लाज्मा के अंदर एंटर करती है। नजर आ रहा है आपको, ये कार्बन इसके अंदर आ गई, यहाँ पर ये वाटर से रिएक्ट करेगी और फॉर्म करेगी कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट होगा, सुन लो मेरी बात को, दिस कार्बोनिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू बाइकार्बोनेट आयन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा बाइकार्बोनेट आयन में, मतलब एक ऐसा आयन जिसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब क्योंकि आरबीसी में तो रहेगा नहीं, इसकी डिफ्यूजन बाहर होगी, थोड़ा सा क्या करेगा, थोड़ा सा प्लाज्मा में जाएगा। कहाँ जाएगा, थोड़ा सा ये प्लाज्मा में जाएगा और प्लाज्मा में ये मूव कर जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से अंदर तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ या ना, मतलब कि आयनिक बैलेंस क्या हो जाएगा, हाँ या ना, खराब हो जाएगा। ठीक है, चले। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए बाहर से क्या होंगे, बाहर से जो क्लोराइड आयंस है, कौन से हैं जी, जो बाहर से हमारे पास क्लोराइड आयन से क्या करेंगे, ये अंदर की तरफ क्या करेंगे, अंदर की तरफ ये मूव करेंगे और ये अंदर आ जाएंगे। ठीक है जी, सो द डिफ्यूजन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड फ्रॉम द प्लाज्मा, प्लाज्मा से क्लोराइड आयन की मूवमेंट। ठीक है ना, फ्रॉम प्लाज्मा टू द आरबीसी, कहाँ पर जी, आरबीसी में आने को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहलाता है, ये कंसेप्ट कहलाता है हमारे पास क्या, क्लोराइड शिफ्ट, या इसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज ऑल्सो नोन एज हैम बर्गर इफेक्ट। क्या कहलाता है हमारे पास, ये कहलाता है हमारे पास हैम बर्गर इफेक्ट। ठीक है जी, पक्का ध्यान रहेगी, चले, ओके जी। आगे आते हैं हमारे पास, अगला आता है हमारे पास क्या, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के, रेस्पिरेशन को कैसे रेगुलेशन की जाती है। तो डायग्राम बड़ा अनक्लियर है यहाँ पर, चलो मैं फिर भी आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला तो क्लियर है मेरे ख्याल से, ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर ना एक सेंटर होता है, इसको कहता हूँ क्या मैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ठीक है ना, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के अंदर एक सेंटर, एक नीचे सेंटर होता है, इसको कहता हूँ कि मैं एपिन्यूस्टिक सेंटर, या इसको मैं एक हाइपोथेटिकल सेंटर भी कहता हूँ। क्या भी कहता हूँ मैं इसको, हाइपोथेटिकल सेंटर कहता हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा कोई ना कोई सेंटर होता होगा, पर होता है इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है जी, बढ़ जाए, ओके। एक बच्चा कह रहा है सर पीडीएफ मिलेगा, बेटे क्या पीडीएफ दूं मैं आपको, इसका क्वेश्चन तो मैं कल करवा दूंगा आपको, तो पीडीएफ की जरूरत नहीं है आपको इस टॉपिक के लिए। ठीक है, चलें, और जो बच्चे बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे, वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। ठीक है, एपिन्यूस्टिक सेंटर है, एपिन्यूस्टिक सेंटर के नीचे दो सेंटर्स हमारे पास प्रेजेंट है। एक है हमारे पास कौन सा, वी आर जी, दैट इज हमारे पास वी आर जी का मतलब है हमारे पास बेसिकली वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और एक हमारे पास यहाँ पर है क्या, डी आर जी, क्या प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पे एक सेंटर और प्रेजेंट है, एंड दिस सेंटर इज नोन एज डी आर जी। देख रहे हो अभी वाला सेंटर है जो दे रखा है यहाँ पे, दिस इज द डी आर जी, दैट इज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। हमारी एनसीईआरटी में, हमारी एनसीईआरटी में डीआरजी और वीआरजी को मिला के एक नाम बोला गया है। इनको बोला गया है बेसिकली क्या, इनको मिला के, अगर मैं यहाँ पे अक्सर करके बना के दिखा देता हूँ आपको, इन दोनों को मिलाकर एक नाम से पुकारा गया है और इनको बोला गया है कि हमारे पास
RRC रेस्पिरेटरी रेगुलेशन सेंटर, ठीक है ना, इसको बोला गया RRC रेस्पिरेटरी रेगुलेशन सेंटर, ठीक है जी, पक्का, ओके। अब आप समझेंगे मेरी बात को, क्या होता है बेसिकली, सुन लो मेरी बात को, कि हमारे पास जो VRG है, क्या है जो हमारे पास VRG है, दिस VRG इज इन्वॉल्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है ना, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास, इंस्पिरेशन के लिए, ठीक है ना, और साथ ही साथ एक्सपायरेशन के लिए, ठीक है ना, सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने के लिए, दोनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास, VRG रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर पेपर में सवाल आ जाएगा कि आउट ऑफ DRG एंड VRG विच इज मोर इंपॉर्टेंट, तो VRG इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, पक्का। फिर हम आते हैं किस पे, DRG पे, किस पे आते हैं हम, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप पर आते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इसका काम बेसिकली इंस्पायरेशन का है, ये क्या करता है, ये सांस को कितना बेसिकली स्वेलो करवाना है, कितना लंबा खींच के लेना है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, DRG, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इंस्पायरेशन के लिए ही ये भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, पक्का, ओके। अब क्या है हमारे पास, ये जो VRG है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दिस इज कनेक्टेड टू दी एब्डोमेन, किससे कनेक्टेड है हमारे पास, ये हमारे पास कनेक्टेड है, अगर हम यहाँ पे छोटा छोटा देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास कनेक्टेड है किससे, एब्डोमेन से, ये कनेक्टेड है हमारे पास एब्डोमेन, और साथ ही साथ किससे, डायफ्राम से, किससे कनेक्टेड है ये, डायफ्राम से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब यहाँ से क्या होता है, जब यहाँ से VRG से सिग्नल जाता है, जब VRG से सिग्नल जाता है थ्रू दिस नर्व्स, तो एब्डोमेन और डायफ्राम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होती है, तो इंस्पायरेशन होती है, ठीक है, तो सांस अंदर खींची जाती है। और जब डायफ्राम और एब्डोमेन क्या करते हैं, जब ये बेसिकली रिलैक्स करते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में एक्सपायरेशन होता है, सांस बाहर को आती है, ठीक है जी, पक्का। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका भी यहाँ पर हमारे पास, ये DRG का भी है। DRG भी क्या है, DRG भी कनेक्टेड है यहाँ पर किससे, हमारे पास एब्डोमिनल मसल से और डायफ्राम से, ठीक है। तो ये भी क्या कर सकता है, ये कई बार क्या करेगा, ये कई बार सिग्नल भेजेगा, तो उस सिग्नल से क्या होगा, उस सिग्नल से जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो इंस्पायरेशन वाली जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, वो काफ़ी बढ़कर हो जाएगी, इंस्पायरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और उस केस में अगर इंस्पायरेशन क्या हुई, बहुत ज़्यादा हुई, तो क्या होगा, द air that will go inside the lungs or the respiratory tract will be more, मतलब कि swallow breathing होगी, यहाँ पर गहरी सांस ली जाएगी, ठीक है जी, पक्का, हाँ या ना, ठीक, ओके। सर कल का शेड्यूल क्या है बेटे, कल का शेड्यूल ये है कि कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे 32 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, किस फॉर्म में करेंगे हम, टेस्ट की फॉर्म में वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है कौन, इसके ऊपर बैठा हुआ कौन सा, न्यूमोटैक्सी सेंटर, वो बताता है कि सांस को कम लेना है, मतलब नॉर्मल तो चलती रहेगी, पर ये बताएगा कि सांस को कब कम लेना है, कब को ज़्यादा लेना है, ठीक है। ये सांस को कम लेने के लिए बोलता है, मतलब बेसिकली इसका काम होता है क्या, इट लिमिट्स द रेस्पिरेशन, क्या करता है ये, लिमिट करता है, लिमिट द रेस्पायरेशन, ये रेस्पायरेशन को बेसिकली लिमिट किया करता है। जबकि जो एपन्यूस्टिक सेंटर है, क्या है जो एपन्यूस्टिक सेंटर है, ये पॉजिटिव सेंटर है, ये बताता है कि भैया तुम सांस लेते रहो, ठीक है, चलें जी, ओके। आगे हमारे पास आते हैं कौन से डिसऑर्डर्स के आ रहे हैं, हमारे पास डिसऑर्डर्स आते हैं, तो हमारे पास आ रहा है कौन सा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास है ऑक्यूपेशनल एलर्जीज है, ठीक है ना, स्मोक इनहेलेशन, इन्फेक्शन, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वहाँ हमारे पास कौन सा है, वो है हमारे पास कौन सा, फाइब्रोसिस, क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास कौन सा, ORD में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो आ रही है कौन सी, फाइब्रोसिस, ठीक है। क्या होता है जी फाइब्रोसिस में, एनीवन कोई मुझे बता सकता है कि फाइब्रोसिस में क्या होता होगा। फाइब्रोसिस में ना बेसिकली जो बहुत फाइन डस्ट होती है, जो स्टोन ग्राइंडिंग में काम करते हैं, वो क्या होती है, वो डस्ट क्या हो जाती है, उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चली जाती है, और वहाँ जाके उनके ऊपर क्या होने लगता है, वहाँ जाके उनके ऊपर फाइबर डिपॉजिट शुरू हो जाता है, क्या डिपॉजिट शुरू हो जाता है, फाइबर डिपॉजिट जी शुरू हो जाता है, ठीक है। फाइबर डिपॉजिट शुरू हो जाएगा, और जब फाइबर डिपॉजिट शुरू होगा, ठीक है, तो ये फाइबर धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, इसके ऊपर ऐसे करके बढ़ते जाएंगे, घिरते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर जो फाइबर्स हैं हमारे पास, किसके फाइबर्स हैं, ये एस्बेस्टोस के फाइबर हैं, किसके फाइबर्स हैं, ये एस्बेस्टोस के फाइबर्स हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पास लंग्स के सेल, अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, मेसोथेलियल सेल्स, ये लंग्स के हैं। तो लंग्स क्या होंगे, लंग्स में एक एंड पे क्या हो जाएगा, फाइबर 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 पूरे में इकट्ठा होता चला जाएगा, ठीक है ना। एक पार्ट में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फाइबर की डिपोजिशन हो जाएगी, जैसे कि मान लो इस वाले पार्ट में क्या हो गई है, पूरी तरह से, जैसे कि आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, तो इस पार्ट में क्या होगा, इस पार्ट में पूरी तरह से फाइबर की डिपोजिशन स्टार्ट होती चली जाएगी, फाइबर से भरता चला जाएगा, और जो लंग्स का जो रेस्पिरेटरी सरफेस है क्या हो जाएगा, वो ये बहुत कम हो जाएगा, और बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो जो एक्सचेंज वाला प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, वहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म होने
लगेगा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो इस वाले पार्ट में क्या हुआ है, इस वाले पार्ट में बेसिकली यहाँ पर ये फाइबर तो डिपॉजिट हो गया है सारा का सारा। दिस इज द डिपोजिशन ऑफ फाइबर। किसी डिपोजिशन है यहाँ पर, ये हमारे पास ये फाइबर की डिपोजिशन है, देख पा रहे हैं। तो सांस लेने में क्या होगी, बहुत ही दिक्कत होगी। क्या होगी सांस लेने में, दोबारा मतलब क्या होगी, बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। और ये प्रॉब्लम है। इसके साथ क्या आते हैं, इसके साथ हमारे पास कुछ और डिसऑर्डर्स भी आ रहे होते हैं, जैसे कि अगर आपने सुना होगा हमारे पास एम्फाइसीमा, जो बेसिकली सांस लेने से होता है, ठीक है। सॉरी, सांस लेने से कह रहा हूँ, सॉरी। जो हमारे पास बेसिकली सिगरेट स्मोकिंग से होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं यार, ठीक है ना, उनकी जो अंदर की जो हमारे पास एल्वोलाइज है, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सरफेस है, वो क्या हो जाती हैं, वो एक तो पहली बात तो बर्न कर जाती हैं, वो जल जाती हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, जो उनका बेसिकली वो होता है, स्ट्रेचेबिलिटी होती है। क्या होती है, जो उनकी स्ट्रेचेबिलिटी होती है, ठीक है ना, स्ट्रेच करने की जो प्रॉपर्टी होती है, वो उसको लूज कर देते हैं, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दूसरी जो बीमारी हमारे पास आ रही है, ठीक है ना जी, वो कौन सी आ रही है हमारे पास, लास्ट में हमारे पास जो आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन सी है, वो है हमारे पास सबसे लास्ट में, ठीक है ना, वो है हमारे पास कौन सी, एस्थमा। कौन सी है हमारे पास, ये एस्थमा। तो एस्थमा हमारे पास क्या, एस्थमा हमारे पास एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है, एक एलर्जी वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। आप इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना, स्टेरॉइड्स, बेसिकली स्टेरॉइड्स लेकर या एंटीहिस्टामिन्स लेकर, ठीक है ना, या हमारे पास डायरीफाइलिन, मतलब कि जो हमारे पास एड्रेनलिन होता है, ठीक है ना, एड्रेनलिन के इंजेक्शंस लगाकर क्या कर सकते हैं, एड्रेनलिन के इंजेक्शन लगवाकर आप खुद को ठीक कर सकते हैं, ठीक है जी, पक्का। तो दिस इज डन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जी हमारे पास ये वाला टॉपिक क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। सो द चैप्टर इज ओवर नाउ। यहाँ पर चैप्टर क्या हो रहा है हमारे पास, ये कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर क्वेश्चंस इन पीडीएफ। अच्छा, मैंने इसको बेसिकली ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलें, नहीं आज के लिए क्वेश्चंस नहीं है। आज के लिए क्या है, आज के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक था। अब क्या होने वाला है जी आपके पास, आप समझ लेना मेरी बात को। अगर आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है ना, तो मैं इसके क्वेश्चंस शाम को, रात को 9 बजे तक बाई 9 PM में आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप पे इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे, नीचे नहीं मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस बनाए नहीं है। मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और नीचे लगा दूंगा, इसके टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे उसका लिंक दे रखा है, ठीक है जी। चलें, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, ठीक है, बाय।